गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसका चैप्टर ले रहे हैं मुग़ल कोर्ट यानी मुग़ल दरबार, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स, इतिवृत्तों द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इतिवृत्त जैसा कि आप जानते हैं कि मुग़ल बादशाह जो थे भारत में, वो अपने प्रशासन की सहूलियत के लिए, अपने प्रशासन की प्रेस के लिए लिखवाते थे और उनके कोर्ट हिस्टोरियन जो होते थे उनके रीजन में जो भी एरिया आते थे उसका पूरा विवरण, उसके अंदर होने वाली घटनाएं, ज़मीन से जुड़ी हुई सिस्टम, टैक्स दर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की स्थिति, सब का वर्णन क्रॉनिकल्स में मिलता है। समय है इसका 16 to 17th सेंचुरी। तो आइए शुरू करते हैं कि मुग़ल रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड स्पेनिंग ओवर मोर देन 3 centuries, 1526 to 1857 AD। मुग़लों ने भारत में दीर्घकालीन अवधि तक शासन किया है, लगभग 3 शताब्दियों तक, 1526 से लेकर के और 1857 तक। द फर्स्ट फाउंडिंग स्टोन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बाबर एंड द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज बहादुर शाह जफर, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। द फर्स्ट मुगल एम्परर यानी बादशाह था वो बाबर था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। फाउंडिंग स्टोन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बाबर। सो दिस पीरियड इज नोन एज मुगल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसलिए इस काल को भारत में मुगल इतिहास के नाम से जाना जाता है। द मुगल एम्परर्स entertained the vision that they were made by supreme power to rule over a large and heterogeneous populace। क्या कहा? मुगल सम्राटों की धारणा थी। The मुगल emperors entertained the vision, मुगल सम्राटों की धारणा थी कि that they were made by supreme power to rule over a large and heterogeneous populace। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विजातीय, जिसके अंदर बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उनकी धारणा थी कि उनकी नियुक्ति विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए एक परम शक्ति द्वारा की गई है। सुप्रीम पावर, परम शक्ति द्वारा उनकी नियुक्ति एक विशाल और विजातीय जनसंख्या पर शासन करने के लिए की गई है। दे फाउंड ए सिग्निफिकेंट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द विजन थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक स्टोरीज। इसलिए उन्होंने क्या किया? इस धारणा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने इतिहास को लिखवाना शुरू कर दिया। द मुगल एम्परर असाइंड द जॉब ऑफ राइटिंग अकाउंट्स ऑफ देयर अचीवमेंट टू देयर कोर्ट हिस्टोरियंस। इसलिए मुगलों ने यह कार्य किसको सौंपा? अपने दरबारी इतिहासकारों को सौंप दिया। हु एक्म्प्लिश्ड इट स्कॉलरली एंड वाइजली, जिन्होंने इसको बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक संपन्न किया। दे रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द टाइम कंसर्न्ड एम्परर इन दीज अकाउंट्स। उन्होंने समकालीन बादशाह की तो घटनाओं को इसमें लिखा ही, बल्कि उसके दौरान जो भी अन्य एविडेंस इवेंट होते थे उनका विवरण भी अपने डॉक्यूमेंट्स में दिया है। मोरओवर द राइटर ऑफ दीज अकाउंट्स कलेक्टेड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड डिस्क्राइब्ड them in their accounts in order to help the rule in administration of their dominion। डोमिनियन को होता है उनका अपना शासन, अपने शासन के अधीन आने वाले एरिया। तो इन विवरणों में उन्होंने क्या किया? संबंध बादशाह और सम्राट के काल में जो भी घटनाएं घटती थी उन्होंने उनका विवरण इन अकाउंट्स में किया। Moreover, the writers these account collected large amounts of information from the region of the subcontinent and described them in their accounts to order to help the rulers। और इन विवरणों से जो बादशाह होते थे उनको शासन चलाने में भी, आने वाले जो बादशाह होते थे, यानी एक
डिसेंडेंट जो बादशाह का होता था उसको भी आने वाले समय में शासन चलाने में मदद मिली कि पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है वो क्या होती है, कौन कौन उसके जो उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो इन पॉलिसियों का विवरण इन अकाउंट्स में मिल जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि उपमहाद्वीप के अन्य भागों से विस्तृत जानकारियां इकट्ठी करके और इन विवरणों में स्थान दिया। अनडाउटली दीज अकाउंट्स हेल्प अस सिग्निफिकेंटली इन रिकंस्ट्रक्टिंग द इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। निसंदेह यह विवरण मुगल भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। दीज अकाउंट्स विच हैव बीन टर्म्ड एज क्रॉनिकल्स, इसलिए इन अकाउंटों को नाम दिया क्रॉनिकल्स बाय द मॉडर्न हिस्टोरियंस राइटिंग इन इंग्लिश। आधुनिक समय में जो अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे उन्होंने इनको नाम दिया क्रॉनिकल्स। तो यहाँ से एक बार डेफिनेशन फिर देखें। दीज अकाउंट्स विच हैव बीन टर्म्ड एज क्रॉनिकल्स बाय द मॉडर्न हिस्टोरियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश लेखाकारों ने इनका नाम क्रॉनिकल्स दिया है। प्रेजेंट ए कॉन्टिन्यूस क्रॉनिकोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स, और इनसे घटनाओं का कर्मानुसार, कंटिन्यूस होता है, कर्मानुसार विवरण प्राप्त होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड एज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुगल स्टेट एंड इंटेंडेड एज कन्वेज ऑफ मीनिंग दैट द मुगल एम्परर्स विश टू इम्पोज ऑन देयर डोमिनियन एज वेल। और इनसे जो तथ्यात्मक सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं जिन्हें मुगल साम्राज्य अपने दरबार में यानी अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। डोमिनियन का मतलब होता है अपना एरिया, अपना क्षेत्र। इन दी प्रेजेंट चैप्टर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द, एक और यहाँ पे एक बात नोट करें कि क्रॉनिकल्स लिखे क्यों जाते थे। तो क्रॉनिकल्स लिखवाने का मेन उद्देश्य यही था कि दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुगल स्टेट एंड इंटेंडेड एज द कन्वेयर्स ऑफ मीनिंग दैट मुगल एम्परर्स विश टू इम्पोज देयर डोमिनियन एज वेल। कि इन इतिवृत्तों से मुगल राज्य संस्थाओं के विषय में तथ्यात्मक सूचनाएं, प्रूफ के साथ सूचनाएं प्रदान होती थी और उन आशयों का भी परिचय मिलता था जिन्हें मुगल शासक अपने साम्राज्य में लागू करना चाहते थे। तो इन प्रेजेंट चैप्टर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉनिकल्स। तो इतिवृत्तों के द्वारा ही हमें इस पाठ में विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री 15th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी मुगल एम्परर्स एंड देयर एम्पायर। एक बार हालांकि पिछले पार्ट में आ चुका है, लेकिन वो जो आईने अकबरी वाला चैप्टर है हमारा वो हट चुका है सिलेबस से। तो एक बार फिर से हमें यहाँ पे जो भी मुगल बादशाह भारत में हुए उनके बारे में डिटेल से एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दी मुगल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम मंगोल। मुगल नाम की उत्पत्ति है वो मंगोल से हुई है। एट प्रेजेंट दिस नेम सिम्बलाइज एज द ग्रैंडर ऑफ पावरफुल एम्पायर। और आज यह साम्राज्य था वो क्या बन गया, एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। हाउएवर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट दिस नेम वाज नॉट चूजन बाय द रूलर्स। यहाँ पे भी ये लाइन याद रखें कि यद्यपि यह नाम खुद शासकों द्वारा नहीं चुना गया था। बीइंग डिसेंडेंट्स ऑफ तुर्किश रूलर तैमूर ऑन पैटर्नल साइड। एक नंबर में याद रखें, पितृपक्ष की ओर से तुर्की शासक तैमूर के वंशज होने के कारण वे स्वयं को तैमूरी कहते थे। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया वाज द 5th डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। बाबर जो मुगल साम्राज्य का पहला बादशाह था वो तैमूर की 5वीं पीढ़ी में आता था। हिज मदर कुतलुग निगार खानम वाज ए डिसेंडेंट ऑफ चेंगिज खान लाइन। और उसकी माता थी कुतलुग निगार खानम मंगोल सरदार चंगेज खान के वंश की थी।
बाबर स्पोक तुर्किश, बाबर तुर्की बोलता था। ही डिड नॉट एंजॉय गुड ओपिनियन अबाउट द मंगोल्स, हालांकि मंगोलों के विषय में उसकी अच्छी राय नहीं थी। द मंगोल हैव बीन रिफर्ड एज बार्बरिक ऑर्डर्स बाई हिम, उनका उल्लेख उसने तुझके बाबरी है जो उसकी आत्मकथा बायोग्राफी है उसमें उनका वर्णन उन्होंने एक बर्बर समूह के रूप में किया है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द टर्म मुगल वाज यूज्ड बाय यूरोपियंस, यहाँ पे 1 नंबर में प्रश्न याद रखें। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द टर्म मुगल वाज यूज्ड बाय यूरोपियन टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स दिस ब्रांच ऑफ फैमिली इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में यूरोपियों द्वारा परिवार की इस शाखा के लिए, यानी परिवार की शाखा जो भारत में रूलर्स थे उनकी शाखा के लिए मुगल नाम दिया गया है। फिर से क्लियर कर लें। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द टर्म मुगल वाज यूज्ड बाय यूरोपियंस, मुगल नाम का जो प्रचलन था वो यूरोपियों ने शुरू किया था। टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फैमिली इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में जो भारतीय शासकों का उल्लेख करने के लिए उन्होंने मुगल नाम का शब्द का प्रयोग किया। सिंस देन दिस टर्म हैज़ बीन कंटिन्यूस यूजेज, और तब से ही यह शब्द निरंतर प्रयोग किया जा रहा है। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मुगल एम्पायर एंड इट्स रूलर्स हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन द प्रीवियस चैप्टर, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वी शैल ट्राई टू डिस्क्राइब देम एल्बोरेटली इन द प्रेजेंट चैप्टर। एल्बोरेटली कौन होता है कि विस्तृत विवरण इस पाठ में पढ़ेंगे, क्योंकि हालांकि 3-3 नंबर में इनकी बायोग्राफी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ही वाज द फाउंडिंग स्टोन ऑफ मुगल एम्पायर इंडिया वाज लेड बाय बाबर, ये हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। द फाउंडिंग स्टोन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बाबर। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी, द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में लगभग 13th सेंचुरी में। तो बाबर की बायोग्राफी पढ़ते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हु इज नोन पॉपुलरली एज बाबर इन हिस्ट्री, जहीरुद्दीन बाबर जो इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वाज बोर्न ऑन Feb 1483 इन अंदीजान। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? अंदीजान में हुआ। द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ फरगना, फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। हिज फादर उमर शेख मिर्जा वाज द रूलर ऑफ फरगना, उसका पिता जो उमर शेख मिर्जा था वो फरगना का शासक था। ए स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन ट्रांसअक्सियाना, उसका पिता उमर शेख मिर्जा था, वो ट्रांस आस्कियाना के फरगना शासक का छोटा सा शासक था। विद द सडन डेथ ऑफ उमर शेख मिर्जा ऑन June 8, 1494, the whole responsibility of Fargana fell upon the delicate shoulder of बाबर। और जैसे ही उमर शेख मिर्जा की 1494 में मृत्यु होती है, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फरगना फेल अपॉन द डेलिकेट शोल्डर ऑफ बाबर, बाबर के नाजुक कंधों पर फरगना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी। सिचुएशन बिकेम मोर ग्रेव एंड कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशियस एंड सेल्फिश रिलेटिव एंड चिफ्टियंस, और स्थिति और नाजुक हो गई जब बाबर के जो विश्वास संबंधी थे, रिलेटिव थे, वो धोखे वाले थे। यानी उसके जो रिलेटिव्स थे और संबंधित सरदार थे, उन्होंने स्थिति को और अधिक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। दी उज्बेक हिज रिवाइवल आउटस्टेड हिम फ्रॉम फरगना,
उसके प्रतिद्वंदी जो उज्बेक थे उन्होंने उसे फरगना से बाहर कर दिया। हाउएवर बाबर वॉज नॉट ए मैन टू लूज हिज हार्ट अंडर एडवर्स सर्कमटेंसेस। लेकिन बाबर विपरीत परिस्थितियों में घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504। उसने काबुल पर 1504 में अधिकार कर लिया। एंड टुक हेयर द टाइटल ऑफ बादशाह इन 1507। 1507 में वह वहाँ का शासक बना। एंड हेयर द टाइटल ऑफ बादशाह इन 1507 in order to search territories and resources for satisfying the need of member of his clan। अपने कबीले और अपने जो उसकी छोटी सी सेना में जो भी सैनिक थे उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बाबर एडवांस टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन 1526 AD। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रस्थान किया 1526 में। इंडिया एट द टाइम वाज द नोन एज ए लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। भारत उस समय दूध और शहद की भूमि के नाम से जाना जाता था। ही स्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन इंडिया बाय द वेजिंग ऑफ 4 सक्सेसफुल वार। उसने भारत में 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ करके अपना शासन स्थापित किया। द बैटल ऑफ खानवा, पहले तो जो बैटल थी वो जिसमें उसने डिफीटेड किया था इब्राहिम लोदी को, यानी बैटल ऑफ पानीपत 1526। याद रखें, फर्स्ट जो बैटल थी वो 1526 बैटल ऑफ पानीपत के नाम जाना जाता है। दूसरी लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ खानवा 1527। द बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एंड द बैटल ऑफ घाघरा 1529। ये 4 लड़ाइयाँ थी। बाबर कुड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय हिज इंडियन एम्पायर और मेक इट स्टेबल एंड वेल ऑर्गेनाइज। लेकिन बाबर इस सुख सुविधा को भोगने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रहा। हैविंग रिमेन्ड इल फॉर सम टाइम ही डाइड ऑन दिसंबर 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो जाती है। ही बरीड एट फर्स्ट इन आराम बाग इन आगरा। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बट लेटर ऑन हिज रिमूव्ड, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकाल लिया गया क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी उसे यहाँ दफनाया जाए। एट द प्लेस चूजन बाय हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। काबुल ने चुना था उसे अपने लाइफ टाइम में ही कि उसकी कब्र काबुल में बना दी जाए, और बाद में उसको आगरा से उसको निकाल करके उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर का सक्सेस था हुमायूं। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हिज एल्डेस्ट सन नसीरुद्दीन हुमायूं असेंड द थ्रोन ऑन दिसंबर 30, 1530। बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसने गद्दी को हासिल किया। हुमायूं के सामने भी बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी। हुमायूं इनहेरिटेड एंड इल ऑर्गेनाइज्ड अनकंसोलिडेटेड एम्पायर। हुमायूं को भी उत्तराधिकार में एक अव्यवस्थित और असंगठित अनकंसोलिडेटेड एम्पायर, असंगठित और अव्यवस्थित साम्राज्य मिला था। बाबर कुड नाइदर कनकर द होल ऑफ इंडिया। बाबर पूरे भारत को नहीं जीत सका था। नॉर कुड कंसोलिडेट हिज कॉन्क्वेस्ट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 years। और 4 सालों में उसने जो साम्राज्य किया था उसको संगठित भी वो नहीं कर पाया था। द आर्मी विच हुमायूं इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। हुमायूं को अपने पिता से जो आर्मी या सेना मिली थी वाज डिवॉर्ड ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिटी। उसमें राष्ट्रीय एकता का बिल्कुल अभाव था। द हुमायूं इनहेरिटेड एम्प्टी कॉफर्स। हुमायूं को जो राजकोषीय खजाना था वो भी बिल्कुल खाली मिला था। हुमायूं रिलेटिव्स वर डिसलॉयल एंड सेल्फिश। हुमायूं के जो उत्तराधिकारी थे वो भी सेल्फिश थे, यानी विश्वासघाती थे। डिसलॉयल तो होता है कि विश्वासघाती थे, और स्वार्थी थे, सेल्फिश थे। हुमायूं patronized his empire among his brothers as soon he'd ascended the throne।
हुमायूं के जो वो थे, हुमायूं पैटर्न्ड हिज एम्पायर among his brothers as soon as he ascended the throne। शीघ्र ही हुमायूं ने अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। ये भी उसकी गलत पॉलिसी थी। He gave Kabul and Kandahar to Kamran, Mewat to Hindal and Sambhol to Askari। As a result of partition of empire, the central power became feeble। और इसके कारण क्या हुआ, साम्राज्य के विभाजन करने से जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। ये मेरे मेन पॉइंट हुमायूं के याद रख लेना। उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं वाज सक्सेस्ड बाय हिज सन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर वाज बोर्न ऑन हुमायूं's शिया वाइफ हमीदा बानू बेगम। अकबर हुमायूं की शिया पत्नी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम रिलीजन में दो कैटेगरी होती हैं, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो कट्टर मुसलमान होते हैं और शिया मुसलमान होते हैं वो हालांकि पूरी तरह इस्लाम में बिलीव करते हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमान जो होते हैं वो कट्टर मुसलमान होते हैं। अकबर वाज बोर्न ऑफ हुमायूं's शिया वाइफ हमीदा बानू बेगम ऑन 15 अक्टूबर 1542 ड्यूरिंग हुमायूं एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है हुमायूं को निर्वासित कर दिया गया था यहाँ पे जो शेरशाह सूरी ने चौसा की जो लड़ाई हुई थी उसमें। तो अकबर का जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को एट द प्लेस ऑफ राजा वीरसाल ऑफ अमरकोट इन सिंध। राजा वीरसाल के महल में सिंध में हुआ था। एट दैट टाइम हुमायूं's डेथ, और जब हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर वाज बिजी इन कैंपेन अगेंस्ट सिकंदर सूर इन पंजाब। अकबर सिकंदर सूर के खिलाफ पंजाब में अपने अभियान में व्यस्त था। विद हिज गार्जियन बैरम खान, उसका संरक्षक था बैरम खान, वो शासी कमांडर था वो। बैरम खान वाइल डिस्प्लेइंग हिज फ्रेशनेस गॉट ए ब्रिक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर्ड इन गार्डन एंड इनथ्रोन्ड अकबर द सेम डे। जैसे ही उसे हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला, बैरम खान ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वहीं बाग में ही एक ईंटों का सिंहासन तैयार किया और अकबर का राज्याभिषेक उसी दिन कर दिया था, 14 फरवरी 1556 को। अर्ली डिफ़िकल्टी, जैसे हुमायूं के सामने डिफ़िकल्टी आई थी, बाबर के सामने डिफ़िकल्टी आई थी, ऐसे ही अकबर के सामने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी। आफ्टर कोरोनेशन, साम्राज्य ग्रहण करने के बाद, अकबर फाउंड हिमसेल्फ कन्फ्रंटेड विद मैनी ग्रेव प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जटिल समस्याएं थी। अकबर इनहेरिटेड ए किंगडम वेयरइन एनर्जी एंड डिसऑर्डर प्रिवेल्ड ऑल अराउंड, जिसमें चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता का बोलबाला था। मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सूर अफगान चीफ। उत्तरी भाग का अधिकांश जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था, सूर अफगानों के कंट्रोल में था। द पावर एंड द रिसोर्सेज ऑफ अकबर वेर हाईली लिमिटेड। अकबर की शक्ति और साधन थे वो सीमित थे। ही नाइदर हैड ए लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उसके पास न तो विशाल सेना थी और न ही एक संगठित सेना थी। ही हैव द रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइज इट, न ही उसके पास सुसंगठित सेना थी। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अकबर वाज मिजरेबल, अकबर की आर्थिक दशा थी वो भी दयनीय थी। द रॉयल कॉफर्स हैड बिकम एम्प्टी बिकॉज द वीक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बाबर एंड हुमायूं। जो राजकोषीय खजाना था वो बिल्कुल रिक्त हो चुका था, क्योंकि हुमायूं की पॉलिसी, हुमायूं ने भी अपने जो साम्राज्य का पार्टीशन कर दिया था, तो उसकी जो सेंट्रल पॉलिसी थी वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी थी और बाबर को तो समय ही
नहीं मिला था, तो राजकोषीय खजाना था वो बिल्कुल रिक्त था। सम ऑफ अकबर रिलेटिव एंड इम्पोर्टेंट मुगल नोबल्स वर अपोजिंग हिम। अकबर के अपने कुछ संबंधी और महत्वपूर्ण मुगल सरदार भी उसका विरोध कर रहे थे। अकबर स्टेप ब्रोदर मिर्जा हाकिम एंड कजिन सुल्तान मिर्जा वर देमसेल्व ड्रीमिंग टू ऑक्यूपी द थ्रोन। अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम और चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा स्वयं सिंहासन पाने के लिए लालाई थे। द राजपूत वर अकबर स्टांस रिवाइवल्स। राजपूत भी अकबर के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। मालदेव द रूलर ऑफ मारवाड़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल पावर। मारवाड़ का शासक मालदेव मुगल शक्ति के विनाश के लिए लगातार प्रयत्नशील था, लेकिन ऑल ऑफ दीज डिफिकल्टीज द मोस्ट कम्प्लेक्स वन दैट ऑफ हेमू। सभी समस्याओं में सबसे जटिल समस्या थी वो थी हेमू, हुज ओरिजिनल नेम वाज हेमचंद्र और हेमराज, जिसका नाम था हेमराज। ही बिलोंग टू एन ऑर्डिनरी वैश्य फैमिली ऑफ रेवाड़ी इन मॉडर्न हरियाणा। आधुनिक हरियाणा राज्य में स्थित रेवाड़ी के एक सामान्य परिवार का जन्म लिया था हेमराज ने। बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एंड इंटेलिजेंस ही वाज एलिवेटेड टू हाई पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सूर। अपनी असाधारण योग्यता, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में सूर शासकों का शासन था, तो आदिल शाह सूर से उसने प्राइम मिनिस्टर का पद हासिल कर लिया था। हेमू हैड ए लार्ज आर्मी ऑफ अफगान अंडर हिज कंट्रोल। हेमू के पास एक विशाल सेना थी अफगानों की। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश ए हिंदू किंगडम। वो एक हिंदू साम्राज्य भारत में स्थापित करना चाहता था। एंड थ्रोइंग द मुगल आउट ऑफ द कंट्री, और मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। ही हैड ऑक्यूप्ड दिल्ली एंड आगरा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर टू टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार भी कर लिया था और उसे विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी। हाउएवर अकबर वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव with him the service of trustworthy and faithful guardian like बैरम खां। लेकिन सौभाग्य से अकबर को बैरम खां जैसे विश्वस्त संरक्षक मिला था। Consequently he was successful in storing out of all these problems। लेकिन बैरम खां के कारण वो इन सभी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो गया। The Mughal troops captured Delhi by defeating Hemu in second battle of Panipat on November 5, 1556। सेकंड जो बैटल हुई थी पानीपत की 1556 में, उसमें हेमू की हार हो जाती है। यानी बैटल ऑफ पानीपत जो सेकंड थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई है। पहली बैटल थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई है। सून दी मुगल ऑल्सो कैप्चर्ड आगरा। शीघ्र ही मुगलों का अधिकार आगरा पे हो जाता है। अकबर वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इन इंडिया ऑन नवंबर 7, 1556। और 7 नवंबर 1556 को अकबर के भारत सम्राट की घोषणा होने की कर दी जाती है। और उसके बाद अकबर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मुगल सम्राट अकबर को मध्यकालीन भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। ही नॉट ओनली एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बट ऑल्सो टर्न इट इनटू द रिचेस्ट, द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर ऑफ द डे। उसने अपने समय का सर्वाधिक संपन्न, विशाल और सुदृढ़ राज्य बना दिया। हिज लार्ज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम काबुल एंड कंधार इन द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट फ्रॉम एंड वेस्ट फ्रॉम कश्मीर in the north to गोदावरी in the south। अकबर हैड ये पहले ये देखें, अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की विस्तार किया और अकबर हैड डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 15 प्रोविंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस एंड एफिशिएंसी।
अकबर ने अपने साम्राज्य की सुविधा के लिए यानी प्रशासन का नियंत्रण कड़ा करने के लिए 15 प्रांतों में बांट दिया था। दीज प्रोविंसेस वर काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अवध, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, खानदेश, बैरार, अहमदनगर। नॉट फुली कनकर्ड, अहमदनगर को उसने पूर्ण रूप से विजित नहीं किया था, इसलिए अकबर को भारत का राष्ट्रीय सम्राट होने का दर्जा भी मिला।